नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान IAS एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, जो कि 6 नवंबर को आयोजित होनी है, उसके लिए रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपने सिलेबस देखा होगा, रीजनिंग का भी वेटेज है, कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, मतलब कुल 30 अंकों का वेटेज है। तो आज बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि संपूर्ण सिलेबस, जो भी रीजनिंग का संपूर्ण सिलेबस है, उस सिलेबस पर आधारित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं प्रश्नों के साथ साथ उसके आसपास जितने भी कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट को भी आपको सिखाऊंगा। मेरा उद्देश्य केवल प्रश्न का उत्तर बताना नहीं है, उसके आसपास जितने भी कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट पर भी चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं। ये कोई शब्द दिया है आंसर, इसमें कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न है। इंग्लिश अल्फाबेट करके एक चैप्टर होता है रीजनिंग में, उसका प्रश्न ये आपके सामने लिखा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला के जो प्रश्न होते हैं वो आसान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रश्नों को समझने में दिक्कत होती है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन पहले इस प्रश्न का मतलब समझना थोड़ा सा टफ काम हो गया है। बोल क्या रहा है, ये कोई शब्द दिया है, इसमें कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, पेयर, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। समझेंगे प्रश्न क्या बोल रहा है। आंसर, ये कोई शब्द है। अब इस शब्द में ऐसे कितने पेयर आप बना सकते हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ए और ई, ये ए और ई दो अक्षर का एक जोड़ा बन रहा है। जोड़ा का मतलब जिसमें दो अक्षर होंगे। तो ए और ई, ये दो अक्षर का एक जोड़ा बन रहा है। इनके बीच कितने अक्षर हैं? 1 2 3। अंग्रेजी वर्णमाला अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी ए और ई के बीच में कितने अक्षर होते हैं? तो ए और ई के बीच में 3 अक्षर होते हैं। ऐसे जोड़े फाइंड करने बोल रहा है इस प्रश्न में कि दो दो अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं इस प्रश्न में, इस शब्द में, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ए और ई के बीच यहां पे 3 अक्षर हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी ए और ई के बीच में 3 अक्षर होते हैं। मतलब जो दूरी ए और ई की अंग्रेजी वर्णमाला में है, वही दूरी ए और ई की यहां पे भी है। तो ए और ई का पहला जोड़ा मिल गया आपको। समझ आ रहा है? ए और ई का पहला जोड़ा आपको मिल चुका है। ऐसे कितने जोड़े आप बना सकते हैं। अब एक बात यह भी समझनी है, पूरे इस शब्द में पूछ रहा है, तो ऐसे रैंडम खोजेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ऐसे अगर आप रैंडम खोजेंगे कि हां ए और ई दिख रहा है, ऐसे रैंडम अगर आप खोजेंगे तो एक आध पेयर छूट जाएगा आपका, और ऑप्शन एकदम आसपास रहेंगे। ये देखिए 1 2 3 4, तो ऐसे रैंडम खोजेंगे तो आपके कुछ पेयर छूट सकते हैं। तो एक सिस्टमैटिक पैटर्न में आपको खोजने हैं। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। आप क्या करिए, एक एक अक्षर को पकड़िए और अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़िए। सबसे आसान तरीका क्या है वो तरीका देखिए। ए को पकड़िए और उसके आगे अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़िए। तो ए के बाद क्या आता है? बी सी डी ई एफ। कौन मिला अपने पोजीशन पे? ई मिल गया। ये सबसे आसान तरीका है। नंबरिंग करके बना सकते हैं, अभी सिखाऊंगा, नंबरिंग करके भी बना सकते हैं, लेकिन यह बहुत आसान तरीका है। आप एक एक अक्षर को पकड़िए और अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते जाइए। मैं ए को पकड़ा तो ए के बाद आता है बी सी डी ई एफ। कौन मिला अपने पोजीशन पे? ए, और ई का एक जोड़ा मिल गया आपको। ई मिला अपने पोजीशन पे, मतलब ए और ई का एक जोड़ा बन चुका है। उसके बाद क्या करिए? एन को पकड़िए। एन को पकड़िए, अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़िए। एन के बाद आता है ओ पी क्यू आर। ये देखिए कौन मिला पोजीशन पे? आर, मतलब एन और आर का जोड़ा बन चुका है। एन को पकड़ा, ओ पी क्यू आर, आर सही पोजीशन पे है, मतलब एन और आर का जोड़ा बन चुका है। उसके बाद क्या करिए? एस को पकड़िए। एस के बाद टी यू वी, कोई नहीं मिला। डब्ल्यू को पकड़िए। डब्ल्यू के बाद क्या आता है? एक्स वाई, कुछ नहीं मिला। ई को पकड़िए। ई के बाद कौन आता है? एफ, नहीं मिला। ठीक,
अब वापस भी आना है, मतलब आगे भी और पीछे भी दोनों चेक करना है। अगर प्रश्न में मेंशन नहीं किया है तो आपको आगे और पीछे दोनों चेक करना है। अब पीछे देखते हैं तो आर को पकड़िए, आर को पकड़ के अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ दीजिए। तो आर को पकड़ा, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, कुछ नहीं मिला। ई को पकड़ा, एफ जी एच आई, कुछ नहीं मिला। डब्ल्यू को पकड़ा, एक्स वाई जेड, कुछ नहीं मिला। एस को पकड़ा, टी यू, कुछ नहीं मिला। एन को पकड़ा, ओ, कुछ नहीं मिला। ये दो पेयर बन रहे हैं, ए ई एन और आर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो पेयर। बहुत आसान तरीका है, किसी भी शब्द में आप ऐसे पेयर आसानी से ढूंढ पाएंगे, कोई भी पेयर आपका छूटेगा नहीं। तो आपने क्या किया, ए को पकड़ा, अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ दिया, बी सी डी ई एफ, ई सही पोजीशन पे है तो ए और ई का पेयर बना। एन को पकड़ा, ओ पी क्यू आर, आर सही पोजीशन पे है तो एन और आर का जोड़ा बना। एस को पकड़े, टी यू वी, कुछ नहीं मिला। डब्ल्यू को पकड़े, एक्स वाई, कुछ नहीं मिला। ई को पकड़े, एफ, कुछ नहीं मिला। वापस भी आना है, आर को पकड़िए, एस टी यू वी डब्ल्यू, कुछ नहीं मिला। ई को पकड़िए, एफ जी एच आई, कुछ नहीं मिला। डब्ल्यू को पकड़िए, एक्स वाई जेड, कुछ नहीं मिला। एस को पकड़िए, टी यू, कुछ नहीं मिला। एन को पकड़िए, ओ, कुछ नहीं मिला। ये दो पेयर आपके बन रहे हैं, ए ई और एन आर। तो आंसर हो जाएगा यहां पे ऑप्शन बी, दो। अब कुछ लोग नंबरिंग करके भी बनाते हैं, तो उसके लिए नंबरिंग आपको याद करना पड़ेगा। याद नहीं है तो आपको जैसे ही पेपर मिलता है आप नंबरिंग को पेपर के पीछे लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नंबरिंग कहने का मतलब जैसे ए का नंबर होता है 1, बी का 2, 3, 4, 5, ये देखिए, ये नंबरिंग की बात कर रहा हूं मैं। जो उनका प्लेस होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, इनकी बात कर रहा हूं। आपके सिलेबस में कोडिंग डिकोडिंग है, और कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे प्रश्न केवल तभी आप बना पाएंगे जब आप नंबरिंग को याद करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे प्रश्न तभी बनते हैं जब आप इन नंबरिंग को याद रखेंगे। तो अब इस प्रश्न को नंबरिंग से कैसे करेंगे, देखिए, ए एन एस डब्ल्यू ई आर। तो पहले नंबरिंग कर लीजिए। ए का क्या होता है 1, एन का क्या होता है 14, एस का देख सकते हैं क्या होता है, तो एस का होता है 19, डब्ल्यू का क्या होता है देख सकते हैं 23, ई का क्या होता है देख सकते हैं 5, आर का क्या होता है देख सकते हैं 18। अब जैसे मैंने यहां पे अक्षर को पकड़ा था और अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ा था, आप यहां पे संख्याओं को पकड़ो और पढ़ दो उसके आगे। तो एक को पकड़ूंगा, 2, 3, 4, 5, 6, देखो 5 मिल गया सही पोजीशन पे, मतलब ए और ई का पेयर बन गया। 14 को पकड़ा, 15, 16, 17, 18, ये देखो 14 और 18 सही प्लेस पे है, मतलब एन और आर का पेयर बन गया। 19 को पकड़ूंगा, 20, 21, 22। अब 23 को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 23 के आगे 24, 25, 26, लेकिन यहां पे तो 5 और 18 है। तो इसमें फायदा यह होता है कि आप देख पा रहे हैं कि भाई नंबरिंग करने से फायदा क्या हो रहा है। तो नंबरिंग करने से फायदा यह हो रहा है कि 23 को पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि 23 के आगे 5 और 18 है। 5 को पकड़ेंगे 18 आएगा। अब 18 को पकड़ेंगे, वापस जाना है 19, 20, 21, 22, 23। 5 को पकड़ेंगे 6, 7, 8, 9। 23 को पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि 23 से छोटे लिखे हुए हैं। 19 को पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि 19 से छोटा लिखा हुआ है। 14 को पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि 14 से छोटा लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है ना। 23 के आगे बढ़ूंगा तो 24, 25, 26 ऐसा होना चाहिए। 19 के आगे बढ़ूंगा तो 20, 21 ऐसा होना चाहिए। 14 के आगे बढ़ूंगा तो 15 ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहां पे 23 से छोटी संख्याएं हैं तो 23 को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। 19 के आगे छोटी संख्या है तो 19 को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। 14 को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा टाइम यहां बचा सकते हो, लेकिन वो टाइम आपका तभी बचेगा जब आपको ये नंबरिंग ध्यान होगी। जो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर हैं उनके नंबर आपको याद होंगे, तभी आप ये समय बचा सकते हैं। नंबर लिखेंगे पहले, फिर यहां पे लिखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे तो समय फिर आपका उतना ही लग जाएगा, ज्यादा ही लग जाएगा। फिर आप इसी मेथड को यूज कर लीजिए। एक एक अक्षर को पकड़िए, ए को पकड़ा अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ दो, एन को पकड़ो अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ दो, ये काम कर लो। ये दोनों तरीके आपको मैंने बताए हैं, जो आपको ठीक लगे। अगर आपको नंबरिंग याद है तो आप ये वाला तरीका फॉलो कर लो,
याद नहीं है तो ये वाला तरीका फॉलो कर लो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। दी गई श्रेणी में बोल रहा है लुप्त पद क्या होगा। दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करें। तो सीरीज का प्रश्न है ये, श्रेणी का। तो व्यापम में लुप्त पद के प्रश्न पूछे जाते हैं, एकदम कंफर्म है। तो ये श्रेणी सीरीज का प्रश्न है। अब सीरीज के प्रश्नों को सॉल्व करना थोड़ा टफ काम होता है, समझ आ रहा है। सीरीज के जो प्रश्न होते हैं उनके लिए कुछ अप्रोच आपके पास होना चाहिए ना, तभी तो आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। और यहां से प्रश्न कंफर्म पूछता है। अब रैंडम देखोगे कि सर रैंडम दिख जाए, तो रैंडम जल्दी से दिखता नहीं है। तो क्या अप्रोच होना चाहिए? तो एक बात ध्यान रखिए, जितना अभी मैं बता सकता हूं वो बता रहा हूं मैं। अलग से एक इसका वीडियो बनाऊंगा मैं। सीरीज का जैसा भी प्रश्न आएगा 90% चांस है कि आप उसको कर ही लोगे। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि जनरली आपका अप्रोच क्या होता है। तो देखिए, दो प्रकार की सीरीज होती है। एक होती है डिफरेंस की सीरीज और एक होती है मल्टीप्लीकेशन की सीरीज। एक होती है डिफरेंस की सीरीज और एक होती है मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन बोल सकते हैं। एक होती है डिफरेंस की सीरीज और एक होती है मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की सीरीज। कैसे पहचानेंगे कि कोई सीरीज डिफरेंस की है या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की है? तो डिफरेंस की सीरीज पहचानने का तरीका यह होता है, जो पद है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मतलब वो डिफरेंस की सीरीज है। बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है। बहुत तेजी से गिरेंगे तो वो डिवीजन की सीरीज है। समझ आ रहा है? इतना तो पहचान लेंगे आप कि भाई कोई सीरीज डिफरेंस की है या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो वो डिफरेंस की है। तेजी से बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे 3 से स्टार्ट हुआ 1000 तक पहुंच गया है, 3 से स्टार्ट हुआ 900 तक पहुंच गया है। मतलब कहीं ना कहीं ये सीरीज क्या है? मल्टीप्लीकेशन की है। यहां पे जैसे आप देखेंगे 3 से 10, 10 से 29, 29 से 66, 66 से 127, 127 से 218, मतलब कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे पद बढ़ रहे हैं। तो ये जो सीरीज है ये क्या है? डिफरेंस की है। मल्टीप्लीकेशन में बहुत तेजी से पद बढ़ेंगे, बहुत तेजी से। 3 का मल्टीप्लाई मान लो हो रहा है तो बहुत तेजी से पद बढ़ेंगे। आप देखेंगे प्रथम पद में और अंतिम पद में बहुत ज्यादा डिफरेंस देगा, तब वो सीरीज होगी मल्टीप्लीकेशन की या डिवीजन की। तो ये सीरीज आपको दिखाई दे रही है कि ये सीरीज कहीं ना कहीं डिफरेंस की सीरीज है। मल्टीप्लीकेशन की कैसे होगी? खुद सोचो ना यार, 29 का डबल के आसपास है लगभग ये। और यहां देखोगे तो 127 का डबल भी नहीं है ये। 127 का डबल भी नहीं है 218। 127 का डबल कितना होता है? 254 होता है। तो 127 का डबल भी नहीं है 218। तो मल्टीप्लीकेशन की सीरीज को कैसे पहचानेंगे? आप खुद सोचो ना यार, 3 का 3 गुने से ज्यादा है ये, और इधर पे आप देख रहे हैं 66 का लगभग 2 गुना है, 127 का 2 गुने से भी कम है। तो मल्टीप्लीकेशन का सीरीज तो ऐसा होता ही नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में तो तेजी से पद बढ़ेंगे, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस प्रकार से पद आगे बढ़ते हैं। तो आपने सबसे पहले यह पहचानना है कि कोई सीरीज मल्टीप्लीकेशन की है, डिवीजन की है या डिफरेंस की है। मैक्सिमम जो केसेस होते हैं जो व्यापम द्वारा पूछे जाते हैं उसमें सीरीज डिफरेंस की होती है। और भी तरीके हैं, 2-3 अपवाद आते हैं इसमें मल्टीप्लीकेशन की सीरीज को पहचानने के। 2-3 अपवाद आते हैं। शुरू के 2 पद अगर सेम हैं, शुरू के 2 पद अगर सेम हैं तो वो सीरीज कंफर्म मल्टीप्लीकेशन की होती है, कंफर्म एकदम। ऐसे 2-3 अपवाद आते हैं, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपको मिल जाएगा। सीरीज के सारे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले ये सीरीज आपने पता की कि ये सीरीज किसकी है? डिफरेंस की है। तो आपको क्या करना है? डिफरेंस निकालते जाना है। आप बाकी कुछ दिमाग लगाओ ही मत, आप डिफरेंस निकालते जाओ। मैं बताऊंगा बुक में क्या किया है इसका आंसर निकालने के लिए। आप क्या करो? डिफरेंस निकालते जाओ। बुक में क्या किया है बताऊंगा मैं, लेकिन आपको क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। 3 और 10 का डिफरेंस कितना होगा? 7। 10 और 29 का डिफरेंस कितना होगा? 19 होगा। 29 और 66 का डिफरेंस, 16 में 9 गया, 7, 5 में 2 गया, 3। 66 और 127 का डिफरेंस कितना होगा? 7 में 6 गया 1, 12 में 6 गया 6। 127 और 218 का डिफरेंस, 8 में 7 गया 1, 11 में 2 गया 9, 91 हो रहा है।
तो यहां से समझ में कुछ नहीं आ रहा है सर कि 7, 19, 37, 61, 91, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीरीज कैसे आगे बढ़ रहा है। मैंने केवल डिफरेंस निकाला, 10 में 3 गया 7, 29 में 10 गया 19, 66 में 29 गया तो 16 में 9 गया 7, 5 में 2 गया 3, 127 में 66 गया, 7 में 6 गया 1, 12 में 6 गया 6, 218 में 127 जाएगा तो कितना बचेगा? 91 बचेगा। तो यहां से कुछ समझ आ रहा है क्या कि डिफरेंस किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप वापस से डिफरेंस निकाल दो, ये देखो वापस से डिफरेंस निकालो तो 7 और 19 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12। यहां पे डिफरेंस कितना हो जाएगा? 17 में 9 गया, कितना बचेगा भाई? 8, और 2 में 1 गया 1। यहां पे कितना हो जाएगा? देखो 11 में 7 गया कितना? 4, 5 में 3 गया कितना? 2। यहां पे देखो कितना हो जाएगा? 30। अब पकड़ में आ गया। ये देखो डिफरेंस की सीरीज होगी तो पकड़ में आ ही जाएगा। एक बार में नहीं आया, दोबारे निकालो, दोबारे नहीं आया, तिबारे निकाल दो। 1 मिनट में तो आराम से कर लोगे प्रश्न को यार। फालतू का दिमाग लगाने से अच्छा है आपने एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो किया। अब मिल चुका है, देखो 12, 18, 24, 30, तो यहां पे डिफरेंस कितना आना चाहिए फिर? 36। समझ आ रहा है? यहां 12, यहां 18, यहां 24, यहां 30, तो यहां कितना आना चाहिए? 36। यहां 36 आएगा, मतलब ये वाला संख्या बता सकते हैं कितना होगा? 91 में 36 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 1 और 6 7, 9 और 3 कितना? 12। ये मिल गया आपको कितना? 127। ये 127 मिल गया तो आप यहां वाला संख्या बता सकते हैं कितना होगा? आसानी से बता पाएंगे। कितना होगा? 218 में जोड़ दीजिए 127 को, कितना हो जाएगा? देखो 8 और 7 15, 2 और 3 और 1 4, कितना हो गया? देखिए भाई यहां पे कितना हो जाएगा? 345। आंसर आसानी से मिल गया। तो आंसर कितना हो जाएगा? 345। ऑप्शन सी देख पा रहे हैं। डिफरेंस का सीरीज आपने पहचान लिया, मतलब डिफरेंस 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 निकालते जाओ, कहीं ना कहीं आंसर आपको मिल ही जाएगा। यहां पे भी नहीं दिखता तो 12 8 का डिफरेंस 6 6 6, अब तो मिल जाता। खैर इतना तो देख ही पाओगे, 12 फिर 18 फिर 24 फिर 30, तो अगला क्या होगा? 36। मतलब यहां वाला संख्या क्या आएगा? तो आप देख पा रहे 7 और 12 19, 19 18 37, 37 और 24 61, 61 और 30 91, तो 91 और 36 कितना? 127। अब ये मिल गया आपको 127, तो ये वाली संख्या तो निकाल पाओगे। 218 में 127 जोड़ दो, कितना आ गया? 345। मिल गया आपको। तो डिफरेंस वाली सीरीज अगर आपने पहचान ली है तो डिफरेंस डिफरेंस निकालते जाओ, आंसर तो मिल ही जाएगा आपको। बुक में क्या किया? देखो बुक में जो किया है वो आप जनरली सोच नहीं पाओगे। बुक में क्या किया है? वो 1 का क्यूब प्लस 2, इसको क्या लिखा है? 2 का क्यूब प्लस 2, इसको क्या लिखा है? 3 का क्यूब प्लस 2, देख पा रहे हैं? इसको क्या लिखा है? 4 का क्यूब प्लस 2, इसको क्या लिखा है? 5 का क्यूब प्लस 2, इसको लिखा है 6 का क्यूब प्लस 2, तो अगला क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब प्लस 2, और 7 का क्यूब 343, इसमें 2 को ऐड करेंगे तो 345। लेकिन ये आपको खुद से सोचना है ना, बुक में देखने के बाद। अब लुप्त पद वाले क्वेश्चन हो गए या श्रेणी वाले प्रश्न हो गए, इनको तो सॉल्यूशन देखने के बाद तो बन ही जाएगा यार। अब आपको ये आसान लग रहा होगा, लेकिन खुद से सोचना है ना यार, प्रश्न को खुद से करना है प्रश्न को, तो ऐसा नहीं कर पाओगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हो तब जाके ऐसा दिखेगा। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। डिफरेंस का सीरीज दिखाई दिया, डिफरेंस डिफरेंस निकालते जाओ, आंसर मिल जाएगा। आपको नंबर लाने हैं, वहां पे आपको थोड़ी पता है कि हां ऐसा टूट रहा है, वो आपको सोचना है। तो ऐसा नहीं सोच पाएंगे, ऐसा कहां से लग रहा है इनको देख के कि इस प्रकार से टूट रहा है, ये कुछ और चेंजेस कर देगा। तो अच्छी बात है, आप याद रखिए, वर्ग याद रखिए 20 तक के, कम से कम 25 तक के वर्ग याद रखिए, घन याद रखिए, मतलब क्यूब कम से कम 20 तक के। अच्छी बात है, वो पकड़ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो ये तो रामबाण इलाज है इसका। ये देखो डिफरेंस डिफरेंस निकालते जाओ, लगभग 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, लगभग 90% क्वेश्चन। समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के 1-2 प्रश्न व्यापम द्वारा जनरली पूछे जाते हैं। सिलेबस में ऐसा अलग से मेंशन नहीं किया है, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको व्यापम के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखो 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, यह प्रश्न है आपके सामने। अब करना क्या है आपको,
आपस में मिलने का मतलब क्या हुआ? तो आपस में मिलने का मतलब होता है जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, वो होना चाहिए 0 डिग्री का। आपस में मिलने का मतलब एंगल कितना? 0 डिग्री का। अब 0 डिग्री का कोण बोलो दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच आप 0 डिग्री का कोण बोलो। 0 डिग्री का कोण बोलने से अच्छा है आप क्या बोलो? 0 मिनट का डिफरेंस। 0 मिनट का डिफरेंस होगा। ये देखिए, अगर मैं घड़ी बनाता हूं यहां पे, अगर मैं घड़ी बनाता हूं देखिए तो आपको समझ में आएगा। 0 डिग्री का कोण बोलो, बोल क्या रहा है प्रश्न में? 2 और 3 बजे के बीच। तो 2 और 3 बजे के बीच, मान लो 2 बज गया है, तो 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? तो मिनट वाले को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगी दोनों, कहीं ना कहीं तो दोनों मिलेंगी। मान लीजिए 2 बज गया है, अब मिनट वाली सुई को आप आगे बढ़ा रहे हैं, मिनट वाली सुई को आप आगे बढ़ाएंगे तो 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, कंफर्म है ये। आपस में मिलने का मतलब एक के ऊपर एक, एंगल कितना? 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब क्या? 0 मिनट का गैप। 0 डिग्री का कोण मतलब क्या? दोनों के बीच 0 मिनट का क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। 0 मिनट का गैप हो गया मतलब एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अब एक कंसेप्ट आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा, जो घड़ी से संबंधित मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपने कंसेप्ट देखा होगा। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या था? देखो, मिनट वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर मारी, तो मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर मारी मतलब कितना घूम गई? 60 मिनट। जबकि घंटे वाली सुई का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो घंटे वाली सुई इस 60 मिनट में केवल कितना आगे बढ़ती है? 5 मिनट। अगर मैं बात करूं मिनट वाली सुई की, तो मिनट वाली सुई 60 मिनट में 60 मिनट घूम गई, जबकि घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ेगी? केवल 5 मिनट। ये मान लो मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई जो है वो 1 घंटा मतलब 60 मिनट में कितना आगे घूमी है? 60 मिनट घूमी है। जबकि उतने ही देर में घंटे वाली सुई कितना घूमी है? 5 मिनट। तो इसका जो 5 मिनट आगे बढ़ना है उसको इसके 5 से बैलेंस कर दो, इसके 5 से क्या कर दो? बैलेंस कर दो। तो बोला जाए तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? मिनट वाली सुई 55 मिनट गेन करती है। मिनट वाली सुई जो है वो 55 मिनट गेन करती है घंटे वाली सुई के ऊपर। कितने मिनट में? 60 मिनट में। क्या बोल रहा हूं? मिनट वाली सुई, समझेंगे, 60 मिनट में 55 मिनट का गेन कर लेती है ओवर दी आवर हैंड। मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट में घंटे वाली सुई पर कितना गेन कर लेती है? 55 मिनट गेन कर लेती है। गेन करने का मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट में, समझना इस बात को, इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। 60 मिनट में क्या हुआ? मिनट वाली घूमी पूरा 60 मिनट और घंटे वाली कितना घूमी? 5 मिनट। तो घंटे वाली जो घूमी है मिनट वाली को उतना ही घुमा के दोनों को बैलेंस कर दो। मतलब जितना घूमी घंटे वाली उतना ही मिनट वाली को घुमा के बैलेंस कर दिया। उसके बावजूद मिनट वाली कितना? 55 मिनट गेन कर रही है। समझ आ रहा है? 55 मिनट क्या है? जो 5 मिनट घंटे वाली आगे बढ़ी है उतने के साथ बैलेंस कर दो तो बचा कितना? 55 मिनट। मतलब 60 मिनट में मिनट वाली सुई 55 मिनट गेन कर लेती है ओवर दी आवर हैंड। तो 1 मिनट अगर गेन करना है तो समय कितना लगेगा? 60/55 मतलब कितना? 12/11 मिनट। अगर मिनट वाली सुई को 1 मिनट गेन करना है तो समय कितना लगेगा? 12/11 मिनट लगेगा। मतलब इतने मिनट में घंटे वाली जितना बड़ी होगी मिनट वाली उतना बड़ी होगी, उसके बाद मिनट वाली कितना गेन कर लेगी? 1 मिनट। तो मिनट वाली सुई को अगर 1 मिनट गेन कराना है ओवर दी आवर हैंड तो समय कितना लगता है? 12/11 मिनट। अब यहां पे समझो, 2 बजा है, 2 बजे इनके बीच का गैप कितना है? 10 मिनट का है। ठीक, ये तो कंफर्म है कि 2 बज के कुछ मिनट पे ही एंगल बनेगा 0 डिग्री का। 2 बज के कुछ मिनट पे ही एंगल बनेगा 0 डिग्री का। ये देखिए सारे ऑप्शन वैसे ही हैं। 2 बज के कुछ मिनट पे एंगल बनेगा 0 डिग्री का। अब ये समझिए अभी कितना गैप है? 10 मिनट का। जैसे ही ये 10 मिनट का गैप खत्म हुआ, जैसे ही ये 10 मिनट का गैप खत्म हुआ,
10 मिनट का गैप खत्म हुआ, एंगल बन जाएगा 0 डिग्री। क्योंकि 10 मिनट का गैप खत्म होने का मतलब गैप कितना हो गया, 0 मिनट। आप बोलोगे सर 2:10, लेकिन 2:10 नहीं, क्योंकि जैसे ही 2:10 होगा तो घंटे वाली तो आगे बढ़ जाएगी ना यार। आप बोलोगे सर 2:10 पे एंगल हो जाएगा 0, नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जैसे ही 10 मिनट होगा, ये देखिए 2:10 होगा तो घंटे वाली 2 पे नहीं होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी 2 से, तो एंगल 0 कहां बनेगा। तो यहां पे 10 मिनट का गैप खत्म करना है, इसका मतलब मिनट वाले को क्या करना है, 10 मिनट गेन कराना है। तो 10 मिनट गेन कराने में मिनट वाली सुई कितना समय लेगी, 12/11 इंटू 10 मिनट। क्योंकि 1 मिनट गेन कराने में मिनट वाली सुई कितना समय लेती है, 12/11। तो 10 मिनट अगर गेन करना है मिनट वाले को तो समय कितना लगेगा, 12/11 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 120/11 मिनट। इसको सही बट्टे में लिखिए, मतलब मिश्रित भिन्न में, तो 11 एकम 11, 11 जीरम 0, कितना आएगा 10 सही 10/11 मिनट। मतलब इतने मिनट में, समझना इस बात को, बहुत अच्छी लाइन है, इतने मिनट में घंटे वाली सुई जितना बढ़ी होगी, मिनट वाली उतना बढ़ के बचा कितना, 10 मिनट गेन करेगी। समझ आ रहा है? ये वो समय है, इतने समय में घंटे वाली जितना बढ़ी होगी, मिनट वाली उतना बढ़ने के बाद 10 मिनट क्या की होगी, गेन की होगी। समझ आ रहा हूं? समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? 10 मिनट आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं। 10 मिनट आगे बढ़ने की बात करता तो भाई 10 मिनट आगे बढ़ने में तो 10 ही मिनट लगता ना यार। अगर मैं बोलूं मिनट वाली सुई को 10 मिनट आगे बढ़ना है तो 10 मिनट आगे बढ़ने में समय भी कितना लगेगा, 10 ही मिनट तो लगेगा यार। 20 मिनट आगे बढ़ने में समय कितना लगेगा, 20 मिनट। 15 मिनट आगे बढ़ने में समय कितना लगेगा, 15 मिनट। लेकिन मैं यहां पे 10 मिनट गेन कराने की बात कर रहा हूं। यह वो समय है, इतने समय में घंटे वाली सुई जितना बढ़ी है, मिनट वाली उसको बैलेंस करने के बाद इतने समय में कितना गेन कर लेगी, 10 मिनट। और जैसे ही 10 मिनट गेन की, ये गैप खत्म हो जाएगा, और ये गैप खत्म हुआ मतलब एंगल बन जाएगा 0 डिग्री का। तो आंसर क्या होगा, 2:10 सही 10/11 मिनट पे एंगल होगा 0 डिग्री का। तो 2:10 सही 10/11 मिनट। अच्छा कंसेप्ट है। डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप इसको देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे। घड़ी के चैप्टर के 2 वीडियोस अपलोड हुए थे, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। मैंने पूरी कोशिश की है बताने की। देखिए यहां पे पूछ रहा है, ये जो लुप्त पद है यहां वाला, ये क्या होगा। आकृति को पूर्ण करने वाला प्रश्न है, तो ये तो बन जाना चाहिए। आसान सा प्रश्न है ये तो बन जाएगा। देखिए क्या बनेगा, तो इसको मिला दिया करो। ठीक, क्या किया करो, इसको मिला दिया करो। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो इसको पूरा कर दो, तो ऐसा कुछ बनेगा। ये देखिए, इसको पूरा करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। ये मतलब ये छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और यहां पे क्या बनेगा, एक ये जो भी है स्क्वायर मान लो इसको। तो ऐसा कोई आकृति दिख रहा है क्या आपको, छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। तो यहां पे तो आप देख पा रहे हैं, पहले बड़ा है फिर छोटा है फिर छोटा है, तो ये तो नहीं होगा। यहां पे तीनों क्या है, बराबर हैं, मतलब ये भी नहीं होगा। ये दिख रहा है आपको, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आकृति को पूर्ण कर दिया करो। पूर्ण करने का मतलब मिला दिया करो, कि जैसे अधूरा पार्ट है उसको मिलाएंगे तो ये लाइन इससे मिलेगा, ये लाइन ये मिलेगा, ये लाइन यहां मिलेगा। तो छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो आप देख पा रहे हैं वो तो यही वाला है। बाकी तो कुछ मैच हो नहीं रहा है। और अंदर में होना चाहिए ये स्क्वायर, तो ये अंदर में यहां पे है। ये आसान प्रश्न है, ये आपसे बनना भी चाहिए था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपका। निम्न में से चिन्हों का कौन सा बदलाव समीकरण को संतुष्ट करेगा। गणितीय संक्रियाओं का प्रश्न है ये। निम्न में से चिन्हों का कौन सा बदलाव समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या किया करो, ऑप्शन को पुट कर करके चेक कर लिया करो। ऑप्शन को पुट करिए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन को पुट करिए और देख लीजिए कौन सा बदलाव समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो पहला क्या बोल रहा है, गुणा और प्लस। बदलाव का मतलब गुणा को प्लस से, ये देखो गुणा और प्लस बोलने का मतलब क्या हुआ, जहां पे गुणा है उसको प्लस बना दो और जहां पे प्लस है उसको गुणा बना दो। ये होता है बदलाव बोलने का मतलब, ऐसा।
तो गुणा और प्लस बोलने का मतलब क्या हुआ, गुणा को प्लस से, प्लस को गुणा से इंटरचेंज कर दिए। अब चेक कर लो, तो वी BODMAS रूल आपने जो मैथ्स में पढ़ा है वही फॉलो करना है। तो सबसे पहले भाग होगा, बाकी को जैसा है वैसा लिख दीजिए। तो 4 त्रिका 12, फिर गुणा होगा 3 छक 18, 2 और 18 कितना हो गया 20, 20 में 3 जाएगा 17। ये तो पहले वाले ऑप्शन में ही सेटिस्फाइड हो गया। तो दूसरा और तीसरा तो फिर चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा छोड़ दीजिए, पहले वाले में ही सेटिस्फाइड हो गया। फिर भी एग्जांपल बता देता हूं मैं, सेकंड वाले को रखते आप तो प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, तो प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से इंटरचेंज कर दिया मैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर 17 आ रहा है क्या, देखो। तो पहले भाग देंगे, बाकी को जैसा है वैसा छोड़ दीजिए। तो 4 त्रिका 12। अब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 धन 3, तो 6 में 6 जाएगा। जोड़ते और घटाते समय चिन्हों को ध्यान दीजिए भाई, जोड़ते घटाते समय चिन्हों को विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि पहले जोड़ना है तो 6 और 3 9 हो जाएगा, ऐसा गलती करते हैं बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं 6 माइनस 9, ऐसा नहीं होगा भाई। जोड़ते घटाते समय जो मन करता है पहले वो करो, चिन्हों को ध्यान दो। 6 प्लस का है, 6 माइनस का है, 0 हो गया, 0 प्लस 3 कितना हो गया 3। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा ही करना था तो क्या करते, माइनस का 6 प्लस का 3, तो माइनस का 3, 6 माइनस 3 कितना 3। तो सेकंड वाला नहीं कर रहा है, खैर पहले में ही आ गया है तो आपको BCD चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं केवल बता रहा हूं कि एग्जाम में प्रश्न गलत आपके ना हो। तो प्रश्न था, निम्न में से चिन्हों का कौन सा बदलाव समीकरण को संतुष्ट करेगा। बदलाव का मतलब यह हुआ, गुणा को प्लस और प्लस को गुणा से बदल दो, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस से बदल दो, प्लस को भाग और भाग को प्लस से बदल दो, माइनस को भाग और भाग को माइनस से बदल दो, और वी BODMAS लगाओ और देखो कौन सा संतुष्ट कर रहा है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं संतुष्ट कौन सा कर रहा है, तो यहां पे संतुष्ट कर रहा है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। अब ऐसा भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहां पे ये 2 लाइन हो गया है, उसको एक ही लाइन मानेंगे भाई। यहां पे बोल रहा है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। अब कुछ शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का, अगर काउंट करना है तो। ऐसी आकृति के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऐसी आकृति का शॉर्टकट क्या बनता है, आप जो भी ऐसे नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 जो भी पार्ट बने हैं उसमें अंदर में, उसमें नंबरिंग कर दीजिए और मैक्सिमम वाले नंबर का डबल कर दीजिए। तो इस डायग्राम में अगर मैं बात करूं तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 8। ये देखिए बहुत आसान है, तो कुछ शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए भाई। ये देखिए इसमें अगर आपको त्रिभुज बताने हैं तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैक्सिमम जो नंबर है उसका डबल, तो 8 दूनी कितना हो गया 16। मैक्सिमम जो नंबर आएगा उसका डबल कर दिया करो। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, मतलब इसमें अंदर में देखा जाए, बाहर की बात नहीं कर रहा मैं, अंदर में कितने बनेंगे 8, अंदर में सब मिला के 16। तो अंदर में काउंट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो 1 2 3 4, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, 1 2 3 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, मतलब अंदर में इसमें 8, अंदर में इसमें 8, अंदर में चेक करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको। अब एक और डायग्राम आपने ऐसा पढ़ा होगा, ये देखो ऐसा कुछ पार्टीशन रहता है, ये देखिए ऐसा कुछ पार्टीशन रहता है, ये वाला ये देखिए, तो ऐसा भी आपने पढ़ा होगा। तो इसमें नंबरिंग कर दीजिए 1 और 2, 1 2 और 3, 1 2 3 और 4। तो यहां पे क्या करिए, उनको जोड़ दीजिए। तो 2 और 1 कितना हो गया 3, यहां देखिए 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6, यहां देखिए 1 2 3 और 4, 4 3 7, 2 9 और 1 कितना 10। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम बनते हैं, समझ आ रहा है, उनका आप हेल्प ले सकते हो प्रश्न को करने में। तो यहां पे 10 बन रहे हैं, यहां पे 6, यहां पे 3 बन रहे हैं। अब ऐसा ही एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये देखिए ऐसा एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये देखिए ये डायग्राम। तो 1 और 2 नंबरिंग करेंगे तो कितने बन गए 3, मतलब अंदर में देखने की आवश्यकता नहीं, वो 3 तो आप देख भी सकते हो यार। ये देखो 1 ये 2 और 1 ये बड़ा वाला 3 बन रहा है, काउंट भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं बता नहीं रहा हूं। यहां भी कितने बनेंगे 3। तो आपने सेपरेट ये वाले में देख लिया,
3 सेपरेट आपने ये वाले में देख लिया 3 सेपरेट आपने ये वाले में देख लिया कितना 8 सेपरेट आपने ये वाले में देख लिया कितना 8 इतना आपने देख लिया 8 दूनी 16 16 और 9 सॉरी 16 और 6 22 तो हो गए ठीक 22 तो हो गए हैं मतलब 20 से तो ऊपर बढ़ गए हैं आप 22 तो आपके हो गए हैं सेपरेट ये वाले डायग्राम में सेपरेट ये वाले में सेपरेट ये वाले में सेपरेट ये वाले में अब ज्वाइंट करने पे नंबर ऑफ ट्रायंगल बढ़ते हैं ये कंफर्म है जब भी 2 डायग्राम को आप जोड़ देंगे 3 डायग्राम को आप जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल बढ़ते हैं और ज्वाइंट पे बढ़ते हैं हमेशा ज्वाइंट पे ध्यान देना ये देखो पहले मैं इन दोनों को ज्वाइंट करता हूं ये वाले 2 डायग्राम को मैं जोड़ देता हूं तो आपने सेपरेट इसमें कितना बताया 8 सेपरेट आपने इसमें कितना बताया 8 अब इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया तो हमेशा ज्वाइंट पे आपको ट्रायंगल बढ़ते हुए दिखाई देंगे ये देखिए ज्वाइंट पे देखिए यहां पे ज्वाइंट है दोनों का ये देखिए एक बढ़ता हुआ दिखाई दिया ये देखिए एक बढ़ रहा है ये वाला है एक और एक इधर पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा ये देखिए एक ये रहा तो 2 ये बन गए 24 पे पहुंच चुके हैं आप समझ आया 2 कौन कौन से ये देखिए ज्वाइंट पे हमेशा बढ़ता है ये देखिए ये ज्वाइंट पे बढ़ा है और ये वाला भी ज्वाइंट पे बढ़ा है तो ये 2 बन गए और 24 बन चुका है अब देखिए इधर वाले को भी तो आपने जोड़ा है ना ये वाले को भी तो जोड़ा है इसके साथ में देखो अब ये वाला बनेगा अब इसको आपने जोड़ा है ये वाले के साथ तो एक ये बन गया देखिए इन दोनों के मेल से ये देख पा रहे हैं एक ये बन गया है एक ये बन गया है 2 वैसे ही इधर पे जोड़ने पे बना होगा ये देखिए एक ये बन गया है 3 और एक ये बन गया है 4 तो कितना हो गया +4 28 बन जाएंगे टोटल पहले सेपरेट सेपरेट देख लीजिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूं पहले सेपरेट सेपरेट देख लीजिए तो आपने सेपरेट इसमें कितना देखा 3 सेपरेट इसमें 3 इसमें 8 और इसमें 8 उसके बाद ज्वाइंट करिए दो को ज्वाइंट करिए दो को ज्वाइंट कैसे किया मैं तो मैंने बोला ज्वाइंट ऐसा करो इन दोनों को पहले ज्वाइंट करो इन दोनों को ज्वाइंट करने में आपने देखा एक ये वाला हमेशा ज्वाइंट पे बनता है एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है तो इन दोनों को ज्वाइंट करने पे ऊपर वाले और नीचे वाले को ज्वाइंट करने पे 2 बन गया अब इसके साथ ज्वाइंट करोगे तो एक ये बन रहा है देखो एक ये बन रहा है देखो एक ये बन रहा है देखो और एक ये बन रहा है तो 24 और 4 कितना हो गया 28 तो ये कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम ऐसा आप पढ़ते हैं उन स्टैंडर्ड डायग्राम का हेल्प ले सकते हैं तो मैं जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन कर रहा हूं ठीक अगला प्रश्न देखिए दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं तो समझेंगे क्रिकेट और टेनिस तो ये क्रिकेट वाला डायग्राम है ट्रायंगल और टेनिस वाला डायग्राम क्या है सर्कल है तो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं अब एक बात ये समझिए क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं तो क्रिकेट में भी आए और टेनिस में भी आए वो आपको बताना है मतलब क्रिकेट का मतलब अगर मैं बोलूं तो यहां पे क्या है ट्रायंगल और टेनिस का मतलब बोलूं तो क्या है सर्कल तो ट्रायंगल और सर्कल में पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए इसको हटा दो अभी तो ये रहा ट्रायंगल और ये रहा सर्कल ये 17 जो हैं ये ट्रायंगल में भी आ रहे हैं सर्कल में भी आ रहे हैं ये 15 भी तो ट्रायंगल में भी आ रहे हैं और सर्कल में भी आ रहे हैं बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चे आंसर लगा देते हैं 17 लेकिन आंसर क्या होगा 17 + 15 होगा मतलब कितना 32 होगा 32 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं प्रश्न अगर यहां पे होता कि क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं परंतु हॉकी पसंद नहीं करते हैं समझ आ रहा है प्रश्न क्या होता ऐसे कितने लोग हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं परंतु हॉकी पसंद नहीं करते हैं तब आंसर क्या होता तब आंसर होता 17 कुछ भी मेंशन नहीं किया है बोल रहा है कितने लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं तो हॉकी से कोई लेना देना नहीं है भाई मान लो मेरे को तीनों पसंद है क्रिकेट भी हॉकी भी टेनिस भी तो भी तो मैं इसमें आऊंगा ना यार तो भी तो इसमें आऊंगा मान लो मैं मैथ्स में पास हूं इंग्लिश में पास हूं और हिंदी में पास हो गया हूं मैं बोला कि मैं मैथ्स और इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थियों में आऊंगा ना बिल्कुल आऊंगा यार मैं मैथ्स में हिंदी में इंग्लिश में तीनों में पास हूं लेकिन आप बात कर रहे हैं मैथ्स और हिंदी में पास होने वाले विद्यार्थी की तो आऊंगा मैं मैथ्स और इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थी में आऊंगा मैं समझ पा रहे हैं बात को अगर ऐसा बोलता कि मैथ्स और हिंदी में जो पास हुआ है इंग्लिश में पास नहीं हुआ है या मैथ्स और इंग्लिश में पास हुआ है हिंदी में पास नहीं हुआ है तब बात कुछ अलग होती
तो यही बात यहां पे समझो, कितने लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो ये 15 भी तो क्रिकेट भी पसंद कर रहे हैं, टेनिस भी, हॉकी भी कर रहे हैं, उससे अपन को क्या लेना देना है यार। ये 15 लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, ये 17 लोग भी क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, हॉकी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न अगर ये होता कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं परंतु हॉकी पसंद नहीं करते हैं, तब आंसर बताते 17, लेकिन यहां पे आंसर क्या होगा, 32 होगा। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है ऐसे प्रश्नों में आपको। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, लुप्त पद का प्रश्न है ये। यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है, लुप्त पद पूछ रहा है। ठीक, ये लुप्त पद आपसे पूछ रहा है, तो लुप्त पद कैसे निकालेंगे देखो। अब दिक्कत क्या है यहां पे, लुप्त पद में पहले तो आपको स्क्वायर्स एकदम दिखने चाहिए, स्क्वायर्स आपको दिखने चाहिए, वही बोला था याद करो स्क्वायर, जितने हो सकते हैं उतने स्क्वायर उतने क्यूब आप याद कर लो। तो कहीं ना कहीं 529 तो 23 का स्क्वायर दिख रहा है, 441 21 का स्क्वायर दिख रहा है, और 361 19 का स्क्वायर दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं तो नजर आ रहा है मेरे को। लेकिन 1024 144 क्या है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 144 भी कहीं ना कहीं 12 का स्क्वायर होता है, और 1024 भी आपको याद होगा ये 32 का, किसका स्क्वायर होता है भाई, 32 का स्क्वायर होता है। तो ये 12 का स्क्वायर होता है और ये 32 का स्क्वायर होता है, पूरे स्क्वायर पे ही दिया हुआ है ये। 529 क्या होता है, 23 का स्क्वायर, और 441 क्या होता है, 21 का स्क्वायर। तो अब आपको समझ में क्या आ रहा है, देखो यहां 23 लिखा है तो यहां पे 23 का स्क्वायर है, और यहां पे क्या है, 32 का स्क्वायर। यहां पे लिखा 21 तो यहां पे 21 का स्क्वायर है, और यहां पे क्या है, 12 का स्क्वायर। यहां पे 19 लिखा है तो यहां पे 19 का स्क्वायर है, तो यहां पे कितना होगा, तो आपने पकड़ लिया है कि 23 है तो 23 का स्क्वायर, और फिर इसके अंकों को इंटरचेंज करके 32 का स्क्वायर। 21 है तो 21 का स्क्वायर, इसके अंकों को इंटरचेंज करके 12 का स्क्वायर। 19 है तो 19 का स्क्वायर, अब इसके अंकों को इंटरचेंज करेंगे तो 91 का स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 91 का स्क्वायर, मतलब 91 इंटू 91। एक एकम एक, एक नवा 9, 9 एकम 9, 9 नवा 81, कितना आ जाएगा देखो, 1 9 और 9 कितना, 18, 8281, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बहुत टफ नहीं था, कर सकते हैं आप इसको। देखो अगला प्रश्न जो है ये सांकेतिक भाषा का है, ये थोड़ा आसान प्रश्न टाइप हो गया है, इतना आसान मैं लेना नहीं चाहता था, ये थोड़ा आसान प्रश्न टाइप हो गया है, इतना आसान कभी नहीं पूछता है, ये मैं लेना नहीं चाहता था, ये गलती से टाइप हो चुका है। किसी सांकेतिक भाषा में लवली को MPWFMZ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बिलव्ड को क्या लिखा जाएगा। ये तो बहुत आसान हो गया है, आप बोलेंगे L को M लिख दिया है, O को P, V को W, E को क्या लिख दिया है F, L को M और Y को क्या लिख दिया है Z। +1 +1 +1 चल रहा है, देख पा रहे हैं, +1 +1 +1 चल रहा है, ये तो बहुत आसान हो गया है। तो यहां पे भी B को क्या लिखेंगे C, E को क्या लिखेंगे F, L को क्या लिखेंगे M, O को क्या लिखेंगे P, V को क्या लिखेंगे, V को क्या लिखेंगे W, E को क्या लिखेंगे F, D को क्या लिखेंगे E। तो बहुत आसान हो गया, CFMP CFMP WFE, ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, CFMP WFE। लेकिन कुछ बातें मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक, कुछ बातें आपको समझा रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए मैं राम को क्या लिख रहा हूं, SBN लिख रहा हूं, राम का कोड मैंने क्या किया है, SBN किया है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, कोड को डिकोड करना होता है, कोडिंग डिकोडिंग में कोड को डिकोड करना होता है आपको। तो कोड को डिकोड करने के लिए आप क्या करना, आप दिमाग लगाना, पहले को पहले से चेक करना, पहले तो नंबरिंग कर लेना, सबसे पहला काम नंबरिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। R का 18, A का 1, M का 13, S का क्या होता है 19, B का 2, N का 14। सबसे पहला काम होता है नंबरिंग करना। उसके बाद आप क्या करना, एक जनरल अप्रोच बता रहा हूं। जनरल अप्रोच क्या है, पहले को पहले से चेक करना, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। कोई पैटर्न मिला तो ठीक, जैसा कि यहां पे पैटर्न मिल रहा है 18 से 19 +1, 1 से 2 +1, 13 से 14 +1। एक सिस्टमैटिक पैटर्न मिलना चाहिए। सिस्टमैटिक पैटर्न मतलब एक मैनर में, ऐसा नहीं कि कुछ भी मिलेगा, एक मैनर में मिलना चाहिए। मतलब जैसे +1 +1 +1 +1,
+1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 -2 -4 -6, मतलब एक मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिए हो यार, एक मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि +1 फिर +5 फिर -2 फिर +7, मैनर थोड़ी है ये। देखिए जैसे मैं बोला +1 फिर -2 फिर +5 फिर +11, तो ये कोई मैनर में थोड़ी है। कोडिंग एक पैटर्न में, एक मैनर में होना चाहिए, तभी वो कोडिंग है। अगर उस मैनर में नहीं आप खोज पाए हैं, मतलब आपका काम अभी अधूरा है। तो एक पैटर्न में आपको कोडिंग को खोजना होता है। तो यहां पे पहले आप पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से देखना। आपको पैटर्न मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर पहले को अंतिम से, दूसरे को सेकंड लास्ट और तीसरे को फर्स्ट। तो पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे वाले को तीसरे से चेक करना। एक पैटर्न आपको मिला तो ठीक, नहीं तो पहले वाले को अंतिम से चेक करना। ये दूसरा अप्रोच हो गया। तीसरा अप्रोच क्या होता है? ऐड फॉर 27 रूल। ऐड फॉर 27 रूल, यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछता है। दो अक्षर एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं यदि उनका योग 27 होगा। दो अक्षर एक दूसरे के विपरीत होंगे अगर उनका योग क्या होगा? 27। जैसे ए और जेड क्या है? एक दूसरे के विपरीत। बी और वाई क्या है? एक दूसरे के विपरीत। तो ऐड फॉर 27 भी लगा देता है। समझ आ रहा है? मतलब आर 18 है तो 18 का विपरीत क्या होगा? 9। 9 मतलब आई लिख देगा, यहां पे ऐसा लिख देगा। राम को क्या लिखेगा? देखो राम को ऐसा लिख देगा, आर होता है 18, 18 का विपरीत 9, 9 क्या होता है? आई। 9 क्या होता है? आई होता है ना भाई, 9 होता है आई। ए क्या है? एक का विपरीत जेड 26 होता है। एम क्या है? 13, 13 का विपरीत 14 एन होता है। देख पा रहे हैं? ये 18, ये 1, ये 13, ये क्या होता है? 9, ये क्या होगा? 26, ये क्या होगा? 14। तो कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा। तो पहले को पहले से चेक करो, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से चेक करो, पीछे से चेक करो। ऐड फॉर 27 चेक करो। अगर आपको सिस्टमैटिक पैटर्न मिल रहा है, सिस्टमैटिक मैनर मिल रहा है तो ठीक, वरना ऐड फॉर 27, 18 से 9 -9 हो रहा है, +25 +1, ये कोई पैटर्न नहीं है। तो ऐड फॉर 27 को चेक करो। 18 और 9 27, 1 और 26 27, 13 और 14 27 होता है। तो बहुत यूज करता है। दो अक्षर एक दूसरे के विपरीत होंगे अगर उनका योग कितना है? 27 है, तो एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। फिर भी नहीं मिला तो ब्रेक कर दीजिए। समझ आ रहा? ब्रेक कर दीजिए, मतलब ऐसा, ये देखिए जैसे मॉडल्स है तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए ऐसा, और नीचे लिख के चेक किया करिए। ऐसा भी कभी कभी कोडिंग लगा देगा, ये देखिए ऐसा भी कोड कभी कभी कर देता है, ऐसा भी कोड करता है। तो बहुत सारे अप्रोच हैं, ये कुछ अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे अप्रोच हैं कोड करने के, तो एक जनरल अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको। इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो प्रश्न बन जाएगा। ये तो बहुत आसान था। +1 +1 +1 +1 चल रहा है ये, तो यहां पे भी +1 +1 +1 चलेगा। ठीक, एक अंतिम प्रश्न बचा हुआ है, ये देखिए, ये अंतिम प्रश्न बचा हुआ है। 4 36 तो कितना 49 होगा? तो ये जो प्रश्न है सादृश्यता का प्रश्न है, एनालॉजी का प्रश्न है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है कि जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें होना चाहिए। तो 4 से 36 कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सोचो। उसी प्रकार ये वाले नंबर से 49 को प्राप्त करना है। सादृश्यता का मतलब होता है समानता, मतलब ये वाला चिन्ह क्या बताता है? समानता को। मतलब इस चिन्ह के लेफ्ट हैंड साइड में जो समानता है वही समानता राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो यहां पे बोल रहा है 4 से 36 कैसे ला सकते हो? दिमाग लगाओ। तो आप बोलेंगे सर 4 9 36। अब देखो सादृश्यता में दिक्कत क्या होता है, बहुत तरीके होते हैं लाने के। 4 से 36, 4 9 36 करके ले आऊंगा, लेकिन क्या ऐसी कोई संख्या यहां पे है जिसका 9 में गुणा करने पर 49 आएगा? तो ऐसी कोई संख्या तो है नहीं। 7 7 49 होता है, 6 में 49 आता ही नहीं है, 5 में 49 आता ही नहीं है, 8 में 49 आता ही नहीं है। अगर मैं बोला 4 से 36 लाओ तो आप बोलेंगे सर 4 9 36, तो किसका 9 में गुणा करने पर 49 आएगा? तो ऐसी कोई संख्या तो है ही नहीं। मतलब यह अप्रोच तो आपने गलत लगाया है।
जो सेट करने वाला है प्रश्न को, उसके दिमाग के अनुरूप सोचना है आपको। आप अपने हिसाब से सोचे कि 4 से 36 9 का गुणा करने पे आ जाएगा, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 का गुणा करने पर 49 आएगा? तो ऑप्शन में ऐसी कोई सी संख्या नहीं है। मतलब आप अभी तक दिमाग नहीं लगा पाए हैं जो सेट करने वाले ने लगाया है। अभी तक आप उसके दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाए हो। और सोचो कैसे ला सकते हो? तो दिमाग लगाओगे तो 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर, और 49 क्या होता है? 7 का स्क्वायर। मतलब अगर मैं ऐसा करूंगा यहां पे कि ये 4 दिया है, 4 में 2 बढ़ा के 6, और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। ऐसा कुछ दिमाग लगाओ। तो यहां पे क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग? 5। तभी तो 5 में 2 बढ़ा के 7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो क्या ऑप्शन में 5 है तो लगा दो, है तो लगा दो। नहीं होता तो कुछ और सोचते। क्या बोला आपने? 4 है, 4 में 2 बढ़ा के 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 बढ़ा के स्क्वायर करने पर 49 आएगा? तो 5 है, 5 में 2 बढ़ाऊंगा तो 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। ऑप्शन से ही काम चलेगा यहां पे। हो सकता है ऑप्शन में 5 नहीं होता, तो सेट करने वाले ने कुछ और ही दिमाग लगाया है, फिर उसके दिमाग तक पहुंचना है। तो ऑप्शन यहां पे बहुत मैटर करता है कि यहां पे 4 9 36, लेकिन यहां पे तो सेट होगा नहीं वो, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपने बोला 4 में 2 जोड़ के 6 आया, 6 का स्क्वायर 36। तो यहां पे ऐसी कौन सी संख्या लिखूं जिसमें 2 जोड़ूंगा और स्क्वायर करने पे 49 आएगा? तो 5, 5 में 2 जोड़ूंगा 7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो 5 ऑप्शन में है, लगा दीजिए आप। ठीक, तो ये कुछ प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसके साथ ही साथ कुछ कंसेप्ट भी मैंने आपको सिखाए हैं, तो रीजनिंग थोड़ा सा आसान रहेगा मैथ्स की तुलना में। खैर व्यापम के श्रेणी वाले क्वेश्चंस, लुप्त पद वाले क्वेश्चंस थोड़े से टफ हो जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी मैंने बहुत आसान लिया था, इतना आसान कोडिंग डिकोडिंग नहीं पूछता है। मैंने एक अच्छा प्रश्न लिया था, वो गलती से टाइप नहीं हो पाया है। फिर भी श्रेणी के प्रश्न प्रैक्टिस करिए, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को प्रैक्टिस करिए, यहां से व्यापम प्रश्न पूछता ही है। पासा वाले प्रश्न इस वीडियो में ले नहीं पाया मैं, तो आगे आने वाली वीडियोस में पासा वाले प्रश्न भी मैं लेके आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।